Hello students, in this video I am going to discuss about classical mechanics. So let's start. What do you mean by mechanics? So mechanics is the branch of physics where we study the motion of objects. यानी कि मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए उसमें जो सबसे पहले बात आती है वो आती है क्लासिकल मैकेनिक्स। सो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन जो वे ऑब्जेक्ट है वो ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा वो स्मॉल होने चाहिए। तो क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम पार्टिकल की मोशन को स्टडी करेंगे या ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करेंगे, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो ना तो बहुत बड़े हैं और ना ही वो बहुत छोटे हैं। अब देखिए जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक सेलेस्टियल बॉडीज़, उनको हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो एक आइंस्टीन की फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। और जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक एटॉमिक स्केल के, तो उनको हम एक नई मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि जो एक पार्टिकल है उसकी हम मोशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि कोई भी एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो इस तरीके से पी से क्यू है, यानी कि उसकी जो ट्रैजेक्टरी है पी से क्यू के अलोंग जा रहा है। तो जब वो पी पर था तो हमने ये कहा कि उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ पे ये आर है। और किसी भी टाइम पे हमने मान लिया कि जो वो पार्टिकल है वो यहाँ पे टी टाइम पे पी पोजीशन पे है। तो टी टाइम पे जो पार्टिकल है वो पी पोजीशन पे है। उसके बाद थोड़े सी टाइम डेल्टा टी टाइम के बाद जो पार्टिकल है वो क्यू पोजीशन पे हो गया, यानी कि इस टाइम ये जो टाइम होगा वो होगा टी प्लस डेल्टा टी। तो इसमें देखिए हमने क्या बताया कि जो पी क्यू है इस तरीके से ये जो है ये पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी है। जब पार्टिकल पी पोजीशन पे था तो उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो आर था। उसके बाद पार्टिकल जब पी पॉइंट पे था तो उस टाइम जो लिखा है हमने वो टाइम को टी लिखा है। उसके बाद जब पार्टिकल के पोजीशन पे चला गया तो उस टाइम को हमने लिखा टी प्लस डेल्टा टी, यानी कि पी से क्या ऊपर जाने में उसको जितना टाइम लगा वो डेल्टा टी लगा। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा वो होगा टी प्लस डेल्टा टी। अब जो क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा आर प्लस डेल्टा आर, क्योंकि ये जो साइड थी यहाँ पे ये आर थी, ये जो थी ये डेल्टा आर थी। तो ट्रायंगल लॉ से ये हमारे पास होगा आर प्लस डेल्टा आर। तो ये हमारे पास जो साइड आई वो आई हमारे पास आर प्लस डेल्टा आर। अब इसकी वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। अब जो वेलोसिटी होती है वो होती है, देखिए वेलोसिटी को हम लिखते हैं इस तरीके से v इज इक्वल टू लिमिट होती है लिमिट, और जो टाइम है डेल्टा टी, यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो जीरो का अप्रोच करता है। ये हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और यहाँ पर टाइम। तो जब ये डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करता है तो जो v की वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आती है। तो अब देखिए इसमें, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी v होगी वो होगा हमारे पास डी आर बाई डी टी। उसके बाद ये है कि अगर जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अगर उसकी लीनियर मोमेंटम p है और उसका जो मास है वो m लिखे और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम होगी वो होगी p इज इक्वल टू m इंटू वी। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे ये जो p है हमने p की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा f इज इक्वल टू डी बाई डी टी एम इंटू वी। अब देखिए मास कांस्टेंट होता है तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन से बाहर ले ली जाती है। तो इसको हम बाहर लेंगे तो ये आएगा एम डी वी डिवाइडेड बाई डी टी।
तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरीके से फिर फोर्स आ गया, तो फोर्स की जो वैल्यू आई वो हुई हमारे पास F इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। अब ये जो डी वी बाई डी टी है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जो हमारे पास F की वैल्यू आ गई वो आ गई F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब देखिए जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें हमने निकाला था कि जो v की वैल्यू लिखी थी, v की वैल्यू हमने लिखी थी v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो ये जो v की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमने लिखा जो वो हमारे पास आएगा, पहले एक्सेलरेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी डी बाई डी टी, वी की जगह हमने डी आर बाई डी टी पुट किया, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी स्केयर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर, यानी कि जो आर है उसका 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। उसके बाद इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, तो ये आया हमारे पास F इज इक्वल टू एम डी टू आर डिवाइडेड बाई डी टी स्केयर। ये एक फोर्स का फॉर्मूला होता है जो पोजीशन वेक्टर की टर्म में होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये एक पार्टिकल के लिए इक्वेशन है। अब कुछ कंजर्वेशन थ्योरम हैं जो हम पार्टिकल की मोशन में डिस्कस करते हैं। देखिए कभी भी पार्टिकल मोशन करेगा तो उसमें कुछ क्वांटिटी होंगी जो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, और उन्हीं कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट थ्योरम है वो है कंजर्वेशन थ्योरम और फॉर लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम के लिए कंजर्वेशन थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। ये 11th क्लास में भी आती है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लग रहा है वो जीरो है, तो उसकी जो मोमेंटम होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये इसकी स्टेटमेंट है। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास पार्टिकल है, अगर उस पे बाहर से जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब इसके प्रूफ में देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, यानी कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो इसमें देखिए अब बाहर से फोर्स जो लग रहा है वो जीरो है, यानी ये जो F है इसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है। तो इस फोर्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो हमारे पास जो डी पी बाई डी टी होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल है, इसका मतलब डेरिवेटिव किस चीज़ का जीरो के इक्वल होता है, अगर वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो। इसका मतलब p का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल है, तो जो क्वांटिटी p है यानी लीनियर मोमेंटम है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थ्योरम है। उसके बाद अगली जो थ्योरम है वो है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, यानी कि अब जो दूसरी थ्योरम है वहाँ पे हमने लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम। इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि अगर टॉर्क किसी भी पार्टिकल पे टॉर्क लग रहा है, बाहर से जो टॉर्क लगेगा अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है। तो इसको प्रूव करते हैं हम। देखिए हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि जो कोई पार्टिकल है उसके लीनियर मोमेंटम p है, उस पर एक फोर्स लग रहा है बाहर से वो F है, तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है तो वो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, यानी कि L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो आर क्रॉस पी होती है, और उस पे जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क को भी हम आर क्रॉस एफ लिखते हैं। ये फॉर्मूला भी हमारे पास 11th क्लास में आता है। तो देखिए अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम
तो जो हमारे पास डी एल बाई डी टी आएगा तो वो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आर क्रॉस पी का टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा। अब देखिए ये यहाँ पे दो क्वांटिटी हैं और इनका डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट को एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव होगा प्लस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा, सेकंड को एज इट इज़ लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें देखिए ये जो डी पी बाई डी टी है ये न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है कि जो फोर्स होता है वो होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी डी पी बाई डी टी। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे आर की, ये जो है यहाँ पे ये एफ पुट करेंगे तो हमने एफ को पुट किया यहाँ पे क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है ये न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। अब डी आर बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होती है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती है और उसके बाद ये जो p है ये हमारे पास मोमेंटम होती है, तो मोमेंटम को हम लिखते हैं m इंटू वी। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये जो मास है यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो हम बाहर लेंगे इस तरीके से, अंदर जो बचेगा v क्रॉस v, यानी कि एक सेम क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है और सेम क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जैसे हम 11th क्लास में पढ़ते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, वो जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये सेम क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये जो टर्म होगी यहाँ पे ये जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो ये टर्म जीरो के इक्वल होगी तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा आर क्रॉस एफ प्लस ज़ीरो। अब ये जो आर क्रॉस एफ है ये हमने ऊपर लिखा था कि ये टॉर्क है, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे ये टॉर्क पुट किया टो। तो डी एल बाई डी टी की जो वैल्यू आई हमारे पास डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास टॉर्क के इक्वल आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टो। तो इस तरीके से हमारे पास डी एल बाई डी टी की वैल्यू टॉर्क के इक्वल आ गई। अब देखिए इसकी जो स्टेटमेंट थी उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर उस पे एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है, यानी ये जो टॉर्क है टो की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कांस्टेंट होगी। अब देखिए यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो है तो ये फैक्टर किससे इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब फिर वही बात आ गई कि किसी चीज़ का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल है, इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये L है जो एंगुलर मोमेंटम है उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब जो L है एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड थ्योरम है। अगली जो थ्योरम है वो ये है एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम फॉर ए पार्टिकल। पार्टिकल के लिए एक एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये है अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है और वो जो फोर्स है अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि वो जो वर्क करेगा उस पे उसका जो वर्क होगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी यानी कि जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब इसको हमने प्रूव करना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक पोजीशन कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन हो गई और ये हमारे पास सेकंड पोजीशन हो गई। हम पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहे हैं, 1 से 2 पोजीशन पे लेके जा रहे हैं इस तरीके से। तो हम कहते हैं कि जो कुछ टाइम है वो कुछ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो है वो है डिस्प्लेसमेंट वो डी आर है। तो 1 से 2 पे जाने में हमें कितना वर्क डन होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो आएगी W12 इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट होंगी 1 to 2 f डॉट डी आर। ये देखिए इस तरीके से हुआ कि अगर हम पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मूव कर रहे हैं तो उस पर स्मॉल वर्क डन होगा DW, जैसे हम 11th क्लास में करते थे, और उसकी जो वैल्यू होगी वर्क की फोर्स होगा और इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब टोटल
वर्क डन के लिए हम क्या करते थे, इसका इंटीग्रेशन करते थे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रल कर देते हैं इस तरीके से। अब कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, 1 से 2 पर जा रहे हैं, तो जो लिमिट होंगी वो 1 से 2 होंगी इस तरीके से। तो जो हमारे पास अब ये जो वर्क डन होगा इसको हमने यहाँ पे लिखा है W12, यानी कि 1 से 2 पे जाने में जो भी वर्क डन हो रहा है उसको हमने इस तरीके से लिखा है। अब देखिए हमारे पास जो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को फिर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा है, तो ये आएगा हमारे पास mdv/dt। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है इसको हम फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये W12 की वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल mdv/dt इंटू dr/dt इंटू dt। तो देखिए यहाँ पे dr/dt क्या है, ये जो dr है इसको dt से डिवाइड किया है इस तरीके से और dt से ही मल्टीप्लाई किया है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो dr/dt होगा ये हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगा। और जो मास है, मास देखिए पार्टिकल का जो मास है वो कांस्टेंट है, तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से बाहर ले लेते। तो यहाँ पे ये जो m है इसको हमने यहाँ पे बाहर लिया। तो बाहर लेने के बाद इंटीग्रल के अंदर क्या बचा, dv/dt, ये वाला जो फैक्टर था ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। और ये dr/dt था, ये हमारे पास वेलोसिटी हो गया यहाँ पे ये, और ये पीछे टाइम था तो हमने यहाँ पे t लिखा। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ये फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे ये dt से dt भी कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो जो हमारे पास बचता है वो बचता है m/2v/dv। अब इसका इंटीग्रेशन हमने 12th क्लास में पढ़ा, तो ये आएगा हमारे पास v²/2 और जो लिमिट होंगी वो होंगी 1 से 2। तो ये आएगा हमारे पास m/2 और अंदर बचेगा v², और v² की जो लिमिट होंगी वो 1 से 2 होंगी। तो ये हमारे पास आएगा। तो इसमें देखिए अब ये हमारे पास एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ½ mv² - ½ mv1²। अब देखिए v1 वेलोसिटी पहले थी तो इसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ये हमारे पास v2 वेलोसिटी बाद की थी तो इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो ये जो वर्क डन होगा ये डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ कि जो T2 है ये हमारे पास है ½mv2², यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट 2। यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक हैं तो यहाँ पे ये 2 आएगा, और जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की ये यहाँ पे 1 आएगा। तो इस तरीके से ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी हैं। अब हम निकालते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें देखिए एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इसमें वो क्या है कि देखिए जो फोर्स होगा, कोई भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स है उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट लिख सकते हैं, यानी कि -dv/dr उसको लिख सकते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल कह सकते हैं या पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हैं। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम dv की वैल्यू निकाल लें तो जो ये जो फैक्टर है ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी F.dr = -dv। अब देखिए हम पार्टिकल को लेके जा रहे हैं 1 से 2 पोजीशन पे, इस तरीके से लेके जा रहे हैं। ये यहाँ पे पोजीशन 1 थी, यहाँ पे ये 2 थी, तो 1 से 2 पोजीशन पे लेके जा रहे। तो जो हमारे पास वर्क होगा वो उसके लिए हम एनर्जी का इंटीग्रेशन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो 1 से 2 उसकी इंटीग्रेशन होगा, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि ये जो F.dr की वैल्यू थी ये हमारे पास वर्क की वैल्यू थी पहले। तो ये हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद तो ये इस तरीके से हो गया
तो उसके बाद ये जो वर्क की वैल्यू है यहाँ पे इस तरीके से आ गई। एक बार ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, एक बार तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास V2 माइनस V1, इस तरीके से आएगा। हम देखिए बार पहले ही एक माइनस साइन है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास V1 माइनस V2। तो इस तरीके से आ गया हमारे पास। तो W12 की वैल्यू आई हमारे पास V1 माइनस V2। अब देखिए एक वर्क की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, वहाँ पे जो W12 की वैल्यू थी वो थी T2 माइनस T1। एक वर्क की वैल्यू हमने ये निकाली है V1 माइनस V2, तो ये इस तरीके से हो गया। अब जो वन वाली टर्म है उसको हम एक तरफ रखते हैं, जो टू वाली टर्म है उसको हम एक तरफ रखते हैं। ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, V1 हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल टोटल एनर्जी हो गया। अब देखिए ये किसके इक्वल है, हमारे पास T2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये V2 है, ये हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हमारे पास फाइनल टोटल एनर्जी हो गई। अब देखिए इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो ये हमारे पास मैकेनिक्स ऑफ सिंपल वन पार्टिकल सिस्टम का जो मैकेनिक्स था उसको हमने डिस्कस किया, उसके लिए कुछ थ्योरम को डिस्कस किया। आगे हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैकेनिक्स को देखेंगे जहाँ पे हम एक से ज़्यादा पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।